गुड इवनिंग क्लास। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आज दोस्तों मैं आपके बीच में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के अंतर्गत एक नया चैप्टर और एक तरह से नया टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक्स लेके आया हूं, जो कि सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और न केवल सीटेट बल्कि आपके डीएसएसबी केपीएस और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स स्टेट लेवल पर होते हैं और आपके टेट जो हो गया जो स्टेट लेवल पर होता है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो है ये लेक्चर्स ये उपलब्ध है और उनमें ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और अंत तक बने रहना, बिना किसी स्किप किए हुए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे से आपको उस चीज़ का पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टडी पोर्टल है, इस पर चैनल पे आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे KBS, NBS, DSSB हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स जो बैंकिंग, SSC और यहाँ तक कि UPSC, इन सब के जो है वो वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो GS का हो चाहे वो अन्य किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। ओके, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाके चेक कीजिए, उनको देखिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध करा दिए गए, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी की। तो लेट्स बिगिन। तो आज जो हम शुरू पढ़ने वाले हैं वो है अधिगम अशक्तता, जिसको हम कहते हैं आप लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज? इसका मतलब है कि जो कुछ बच्चे हैं उनमें पाए जाने वाले कुछ विकार ऐसे होते हैं, जैसे कि पढ़ने संबंधी विकार, लिखने संबंधी अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे वर्तनी या भाषा से संबंधित कोई दिक्कत है ना, या उसे किसी संवाद करने में, टॉक करने में दिक्कत है ना। तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहली जो डिसेबिलिटीज हमारे पास वो है अफेजिया। अफेजिया, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अफेजिया, इंग्लिश में भी सेम थिंग है। तो अफेजिया सबसे पहले, तो ये क्या होती है? ये जो डिजीज होती है, डिसेबिलिटी होती है, इसमें जो है ये होती है भाषा व संप्रेषण से संबंधित विकार, समझ रहे हैं? यानी कि बच्चे को जो है वो भाषा को समझने में कठिनाई होती है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में बच्चे को दिक्कत होती है, वार्तालाप करने में दिक्कत होती है। बच्चा जो है वो आसानी से अपने जो भाव है अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता किसी दूसरे के सामने। तो उस प्रकार का जो डिसेबिलिटीज होती है वो आपके कहलाती है अफेजिया, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि वो कम्युनिकेशन में उसे अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में, यानी आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो बुझे दबे से रहते हैं, वो अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं दूसरों के सामने, या वो कुछ खुल नहीं पाते हैं किसी के सामने। तो वो क्या डिसऑर्डर होता है? अफेजिया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया है वो अगेन क्या है, एक काफ़ी पॉपुलर जो है वो डिसऑर्डर है, जो कि जिससे कि क्वेश्चन बनता भी है और ये बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है। तो जो ये डिसलेक्सिया है, ये सीधे सीधे है आपका भाषा संबंधी विकार, ठीक है ना। जैसे हाँ, इसमें जो है वो बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है।
समझ रहे हो? यानी ये जो है एस को हमेशा ऐसा उल्टा बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जैसे अगर कोई शब्द है आपका वॉज, तो इसको ये पड़ेगा सॉ। यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये इसको समझ नहीं आएगा। एक वर्ड है अनक्लियर और एक है न्यूक्लियर, ये दोनों इसको सिमिलर लगेंगे, यानी कि इनमें ये अंतर नहीं कर पाते। आपने देखी होगी सारे आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीन पर, तो वहाँ पर जो है वो बच्चा जो है वो इसी प्रकार के डिसऑर्डर से पीड़ित होता है कि उसे अक्षरों के बीच में वो डिफरेंस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर से डिसलेक्सिया से पीड़ित है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप जो है वो कठिनाई बच्चों को पढ़ने में होती है, क्योंकि उन अक्षरों के अंदर उसे कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया। जो ये अप्रेक्सिया होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो मस्तिष्क होता है हमारा दिमाग, उसके अग्रभाग यानी आगे का भाग, जिसको हम क्या कहते हैं, आगे का जो ये भाग होता है कपाल, उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रम। इस सेरिब्रम की क्षति के कारण, मतलब सेरिब्रम किसी प्रकार से अगर क्षति हो गया तो उसके कारण सूक्ष्म गामक कौशल में क्या होना, विकार उत्पन्न होना। माइक्रो, कुछ ये होता है माइक्रो डायनामिक स्किल। अब ये जो माइक्रो डायनामिक स्किल होते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल, ये क्या होते हैं, जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हाथों और आंखों का जो कोऑर्डिनेशन बच्चा बनाता है, ये क्या होते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल है। तो ये सारे जो कौशल हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, किसके कारण, ड्यू टू एनी डैमेज इन द सेरिब्रम, यानी कि मस्तिष्क के अग्र भाग यानी फ्रंट साइड में किसी भी प्रकार के डैमेज से अगर कोई दिक्कत आती है तो वो मतलब होता है आपका अप्रेक्सिया, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ग्राफिया। तो जो डिस्ग्राफिया है, इसका तो नाम से ही लग रहा है कि डिस्ग्राफिया इन ग्राफ यानी लिखने से संबंधित। तो डिस्ग्राफिया क्या होती है, ये लिखने से संबंधित, लिखने में अशक्तता, ठीक है। यानी इस प्रकार के डिसऑर्डर से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको लिखने में प्रॉब्लम रहती है, चित्र बनाने में, लिखने में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, या वो उसकी जो वो राइटिंग नहीं बना पाता है, जो लिपि है उसको लिख नहीं पाता है, स्पेलिंग एरर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती हैं। तो आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि लिखने के अंतर्गत जो भी दिक्कत आएगी वो डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। उसमें चाहे फिर किसी भी प्रकार की लिखने की होगी और उसमें चित्र बनाने संबंधी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है दोस्तों वो है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया, ठीक है। तो डिसकैल्कुलिया से भी आपको समझ में आ रहा है कि ये किसी कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या होगा, बच्चे को गणित, जिसमें मुख्य रूप से क्या होगा, अंक गणित, ठीक है, अंक गणित से संबंधित समस्या रहेगी, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है वो आपके मैथ्स में भी कमजोर होगा, उसमें भी जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत होगी, वो नहीं उस चीज़ को कर पाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कैसे जुड़ रहा है, कहाँ से किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
इन सारी चीज़ों में उसे दिक्कत होती है और वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, जिसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारा डिसथीमिया। जो डिसथीमिया है वो क्या है, एक मनोविकार है। ये एक मनोविकार है और इसमें जो है वो बच्चा जो है वो आपके गंभीर तनाव में रहता है। ठीक है ना। तनाव यानी डिप्रेशन, गंभीर डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है बच्चा। ठीक है। अब वो चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन बच्चा जो है वो तनाव का शिकार रहता है, चाहे उसका कारण उसके घर वाले हों, है ना, घर पर होने वाली प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि ये जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चों को गेम की लत लग जा रही है और वो गेम अगर उनको ना खेलने दिया तो भी वो डिप्रेशन का शिकार हो। तो कई कारण हो सकते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें जो है ये एक क्या है, मनोविकार है। और इसमें जो है जब वो इस प्रकार का विकार बच्चे के अंदर आता है तो वो सीधे सीधे उसके अधिगम या उसकी लर्निंग जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, वो लर्न नहीं कर पाएगा चीज़ें। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है ना। लर्निंग, क्योंकि सीधे सीधे उसका असर उसकी लर्निंग पे पड़ेगा, अधिगम पे पड़ेगा, है ना। तो ये है, इसी वजह से डिसथीमिया जो है वो एक मनोविकार है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया तो दोस्तों जो डिसमॉर्फिया है इसमें क्या होता है, जो बालक है वो बालक अपने अंगों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, दूसरों से तुलना करना। ठीक है। यानी कि उसे अगर किसी भी प्रकार से ऐसा लगता है या उसे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे मेरे हाथ छोटे हैं, या मुझ में किसी प्रकार की कमी है, मेरी नाक टेढ़ी है, या मैं काला हूँ, कुछ भी इस प्रकार की, मतलब उसे अपने बॉडी सेविंग से हो जाती है और वो हमेशा क्या करता है, दूसरों से हम अपने आप को कंपेयर करके जो है वो तनावग्रस्त रहने लग जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इसका सीधे सीधे असर उसकी लर्निंग की जो है आउटकम पे पड़ता है। इसीलिए ये भी एक क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने आज आपके सामने प्रमुख जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़, तो आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। आज आगे जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे शिक्षण। शिक्षण या टीचिंग। अभी तक तो हमने जो बात की वो हमने लर्निंग की बात की। ठीक है। आज हम जो है वो टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे, यानी शिक्षण अधिगम। कि शिक्षण क्या होता है। ठीक है। तो शिक्षण जो है वो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो बच्चे के ज्ञान का विकास करना है या बच्चे का ज्ञानार्जन करना, और उसके बाद बच्चे को ज्ञान जो देने के बाद जो है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे को ज्ञान देने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जो आपने चीज़ें उसे सिखाई है उसके बाद क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये भी आपकी टीचिंग की एक इम्पोर्टेंट परीक्षा होगी कि आपने टीचिंग सफल हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। जो टीचिंग है वो एक क्या है, त्रिआयामी प्रक्रिया है, थ्री डायमेंशनल त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल से समझ सकते हैं, जिसके एक छोर पर जो होगा वो होगा शिक्षक, एक छोर पर होंगे छात्र और एक छोर पर होंगे आपका पाठ्यक्रम। करिकुलम।
जो शिक्षण है वो क्या होता है कि शिक्षक, सॉरी यहाँ पे शिक्षण नहीं, शिक्षक और छात्र जो है उनके बीच जो है वो एक अंतः क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है जब इस प्रकार से, किसके माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, कि दोनों का उद्देश्य क्या है कि हमें करिकुलम को करना है। अब करिकुलम से आप क्या समझते हैं? करिकुलम से मतलब सिलेबस से मत समझ लेना कि जो आपका सिलेबस है वो निपटाना है बस इतना, ऐसा नहीं होता। जो करिकुलम है वो क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जो कि क्या होता है, स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी जो है वो करवाई जाती है, चाहे वो आपका गेम्स हो, चाहे वो आपका ड्रामा हो, चाहे आपका खेल, कोई नाटक कराया जाता है, कोई प्रैक्टिकल करवाया जाता है, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है, किसी प्रकार की कोई भी क्रिएटिव वर्क कराया जाता है, कोई कंपटीशन कराया जाता है, रंगोली प्रतियोगिता कराई जाती है, ये सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ये मान के चलो आपकी ये क्या होती है, ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है या करिकुलम का पार्ट होती है। तो उन जो शिक्षक और छात्र है वो क्या करते हैं, इस करिकुलम को करने के लिए क्या करते हैं, आपस में जो है वो अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है ना, और उसके माध्यम से ही उनके बीच में एक संबंध बढ़ जाता है, एक जुड़ाव बन जाता है, और दोनों क्या होते हैं, इस प्रकार से जो है वो हम क्या करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका शिक्षण, ठीक है, जो कि एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम दोनों का उद्देश्य क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करके और कैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन को लाया जा सके, ठीक है ना, न केवल एकेडमिक बल्कि न केवल शैक्षिक बल्कि सह शैक्षिक जो कार्य हैं वो भी इस प्रकार से निपटाएंगे, ठीक है। तो ये है, अब इसके जो आयाम है वो डिस्कस कर लेते हैं। आयाम कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि शिक्षण में किस प्रकार से जो है वो हम डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं शिक्षण के आयाम या एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहला है वो है सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, एज ए टीचर जो है हमेशा क्या करना है, सबसे पहले सरल जो चीज़ होगी उसको लेना है, ठीक है, और उस सरल चीज़ को के उदाहरणों को देना है, सबसे सिंपल चीज़ को बताना है, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कठिनाई के स्तर को बढ़ाना है, और फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जाना है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को गिनती सिखाएंगे, उसके बाद उसको जो है वो हम जो है वो टेबल रटवाएंगे, और टेबल रखने के बाद ही वो क्या करेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब क्रिया को करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा एक टीचिंग का एक क्या होता है, एक प्रिंसिपल मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसमें मानते हैं जो इम्पोर्टेंट है एस्पेक्ट, वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। तो ये क्या होता है, नोन टू अननोन। इसका मतलब है सबसे पहले बच्चे के किसी भी विषय वस्तु पर जो है वो क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान को देखेंगे, पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे, ठीक है। जो बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आज तक पढ़ता आ रहा है, उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत रिवाइंड कराएंगे, और बच्चे के पूर्व ज्ञान को चेक करेंगे उस विषय वस्तु के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उसके नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे, और उनको क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो सही तरीके से उसको उससे क्या हो पाएगा, बच्चा उससे कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि अब उसने देख लिया कि मैंने ये टॉपिक हल्का सा पहले पढ़ा हुआ है, अब मैं इसी से आगे से उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि उसे समझने में ज़्यादा आसानी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले उस टॉपिक से संबंधित कोई सिंपल सी बात बतानी है जो कि बचपन में पढ़ी, जैसे कि हमने अगर हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पढ़ा रहे हैं, है ना, इक्लिप्स पढ़ा है, तो हम सबसे पहले क्या बता सकते हैं
कि भाई सूर्य ऐसा होता है, चंद्रमा ऐसा होता है, जो हमने नॉर्मल चीज़ें देखी हुई वो चीज़ें हम पहले बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वो है विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका सिंथेसिस नहीं, आपके एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब होता है कि जो टीचर है उसको सबसे पहले जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस बारे में विस्तृत ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, उस टॉपिक का विस्तृत अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, यानी उसका पूर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके बाद जब उसको पूरे उस टॉपिक को विस्तृत रूप से उसका विश्लेषण कर लेगा, फिर उन सबको उसे उसमें से जो चीज़ें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी उनको इकट्ठा करके उनका संश्लेषण करना, उनको जोड़ देना है और तब बच्चे को पढ़ाना, यानी कि तब उसका संश्लेषण करना यानी इकट्ठा करना। समझ रहे, पहले तो जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग उसको ढूंढनी पड़ेगी, उनके बारे में डिटेल स्टडी, और फिर उसको एक साथ जोड़कर, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चे को कोई टॉपिक पहले अगर बताए तो उसके सब टॉपिक्स जो हैं वो अलग अलग टाइप से बता दिए और फिर लास्ट में एक साथ उनका कॉम्बिनेशन करके बताया। तो इसका मतलब हमने क्या किया, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ चले गए। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 2 प्रकार के आपके जो अप्रोच हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है ना, पहला होता है आपका आगमनात्मक निगमनात्मक से आगमनात्मक की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये है आपका डिडक्टिव टू इंडक्टिव की तरफ। इसमें जो है वो क्या किया जाता है, बच्चे से को पहले किसी विषय के बारे में जो है वो नियम को समझा दिया जाता है, और उसके बाद जब वो उस नियम को समझ जाते हैं तो उसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो नियम को समझाने के बाद उसके एप्लीकेशंस की तरफ या उसके उदाहरणों को देकर समझाया जाता है। ठीक है ना, वहीं इसके ठीक विपरीत जो है वो दूसरी अप्रोच है, वो है आपके जो हमारी सेकंड अप्रोच है वो है आपके आगमनात्मक से निगमनात्मक की तरफ। यानी कि हमें क्या करना है, अब बच्चे के को पहले क्या करना है, उससे संबंधित कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है विषय वस्तु से संबंधित, और उसके बाद जो है उसको नियम की जानकारी देनी है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे के उल्टी होती है। समझ रहे हो आप, तो ये है आपके हमारे एस्पेक्ट्स जो हैं जिसके अंतर्गत हम टीचिंग को करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, इसमें एक और एस्पेक्ट रह गया, उसको भी देख लेते हैं, और वो एस्पेक्ट है आपका 6वां एस्पेक्ट, वो है यथार्थ पूर्ण से अमूर्त की तरफ। इसका मतलब होता है कि हमें क्या करना है, बच्चे को पहले उन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है जो कि क्या है, यथार्थ या जिनको प्रत्यक्षीकरण से देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको इसका मतलब ही होता है, यथार्थ मूर्त का मतलब है कंक्रीट। ठीक है, अमूर्त का मतलब होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यथार्थपूर्ण का मतलब जैसे कि पेड़ पौधे हो गए,
पेड़ पौधे, पहाड़ हो गया, ठीक है, नदी होगी, ठीक है, और पशु हो गए, पक्षी, यानी जो चीज़ें जो है वो बच्चा सामान्य तौर पर चीज़ें देखता है, समझता है, उन चीज़ों को आप बता दीजिए, उस चैप्टर को आप समझा दीजिए या उससे संबंधित ऐसे एग्जाम्पल्स को दीजिए। और जब बच्चा इन चीज़ों को समझ जाए तो फिर उसको क्या है, अमूर्त एग्जाम्पल या भावनात्मक जो एग्जाम्पल है उनकी तरफ ले जाइए। जैसे कि अमूर्त एग्जाम्पलों में जैसे क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश हो गया, तरंग हो गया, ठीक है, ठीक है? यानी कि ऐसी चीज़ें जो बच्चे ने कभी देखी ही नहीं है उस तरफ से, जैसे इसमें अंतरिक्ष हो गया, यानी जिस बारे में बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग में सोचेगा या उसकी तरफ उसके बारे में वो विचार करेगा, क्योंकि वो चीज़ें उसके सामने नहीं है या उसने कभी उस चीज़ को देखा भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ उसके बारे में एक इमेजिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो वो अमूर्त चीज़ें हैं, तो हमें पहले मूर्त चीज़ें बतानी है, फिर अमूर्त की तरफ जाना है। तो ये भी एक एस्पेक्ट्स है टीचिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आपको काफ़ी चीज़ें टीचिंग के बारे में पता लगी होंगी, ठीक है। तो चलते हैं अब हम आगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है, आयाम की हमने बात की, उसके बाद हम बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो है वो एग्जाम में इसका एक वक्र या इसका एक साइकिल होती है, वो पूछी जाती है, उसकी इसके बारे में बताऊंगा मैं। इसका जो है एक वक्र होता है, वक्र के माध्यम से समझें, यानी एक पूरा एक साइकिल होती है। उस साइकिल में जो है सबसे पहले जो है वो होते हैं पाठ योजन, ठीक है, या इसको हम कहते हैं लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग के बाद जो है सेकंड जो हमारा होता है शिक्षण या टीचिंग। फिर हमारा होता है पृष्ठपोषण या फीडबैक। फिर जो हमारा होता है वो पुनः पाठ योजन, फिर पुनः पृष्ठपोषण, और फिर आता है आपका पुनः शिक्षण। तो ये है आपका यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी क्लास में टीचिंग के लिए जो है वो हम एक लेसन प्लान, हमें जो चीज़ पढ़ानी है उसकी योजना तैयार करते हैं कि हमें आज क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, उसके लिए क्या क्या टीचिंग एड्स जो है वो लगेंगी, वो सारे हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, और हम उस टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कब किस टॉपिक के साथ करेंगे, यही तो हम लेसन प्लानिंग में करते हैं, आप लोगों ने सब बी.एड में किया है ना। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, आप टीचिंग की तरफ जाएंगे कि हम टीचिंग करते हैं, और जब हम टीचिंग करेंगे तो उसके तुरंत बाद हमें क्या करना है, पृष्ठपोषण या फीडबैक को लेना है। अगर बच्चे का जो अधिकांश जो बच्चे हैं उनका फीडबैक जो है वो सही नहीं है या उन्हें नई चीज़ें समझ में आई है, इसका मतलब कहीं क्या हुआ है, हमारी जो टीचिंग है वो फेल हुई है, हमें अपनी रणनीति को बदलने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, पुनः पाठ योजना, यानी वापस से क्या करेंगे, लेसन प्लान की तरफ जाएंगे, उसमें जो जरूरी चेंज करने हैं वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो चेंज हो जाएंगे तो पुनः हम क्या करेंगे, फिर से बच्चे से फीडबैक लेंगे, और फिर जब फीडबैक लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है वो करना, सॉरी यहाँ पर जो है वो उल्टा हो गया थोड़ा, यहाँ पर जो है वो ये गलत हो गया, इन्हें गलत लिख दिया, यहाँ पर पुनः शिक्षण यहाँ पर होना चाहिए था, और पुनः पृष्ठपोषण, ठीक है, ध्यान देना, सॉरी, क्योंकि हमें क्या करना है, जब पाठ योजना दोबारा तैयार हो जाएगी तो हमें फिर दोबारा पढ़ाना है, और फिर हमें क्या लेना है, फिर से फीडबैक लेना है,
इस प्रकार से ये एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो यही टीचिंग का उद्देश्य है कि हमें बच्चे को हर हाल में क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अगर मैक्सिमम बच्चे आपके टीचिंग टेक्निक से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है चीज़ें, तो आपको अपनी टेक्निक बदलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। वो कब होगा, जब आप बच्चे से पृष्ठपोषण या फीडबैक को लेते रहेंगे लगातार। और जब हम लगातार पढ़ाई के साथ साथ जो है वो फीडबैक लेते हैं, तो उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, आपका रचनात्मक शिक्षण बोलते हैं, है ना। रचनात्मक शिक्षण, ये कई बार एग्जाम में आता है कि रचनात्मक शिक्षण क्या हुआ। तो रचनात्मक शिक्षण में वही होता है कि बच्चा साथ के साथ क्या करता है, बच्चे से टीचर फीडबैक भी लेता रहता है, वहीं पर वो जैसे पढ़ाया उसके तुरंत बाद पूछ भी लिया। ठीक है ना, तो ये है आपका माइक्रो टीचिंग। ठीक है, तो ये है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे हम शिक्षण में अनुदेशन। माइक्रो टीचिंग हो गई, अब है शिक्षण में अनुदेशन। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कई प्रकार से होते हैं। इसमें सबसे पहला है हमारा टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है, ये प्रणाली जो है वो हमारी क्या है, प्राचीनतम प्रणाली है जो कि हमारी पहले से चली आ रही। तो इसमें क्या होता है, टीचर जो है वो मुख्य केंद्र होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, और शिक्षक एक तरह से मुख्य भूमिका में होता है क्लास में, और वो क्या करता है, पूरी रूप से जो है वो इंस्ट्रक्शन बच्चों को देता है, वो सारी चीज़ें वो निर्णय लेता है, और क्या करना है कैसे करना है ये सारी चीज़ें शिक्षक बताता है। बच्चे एक तरह से क्या होते हैं, निष्क्रियता की भूमिका में रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम होता है बैठो देखो और जो उनको कहा गया है वो करो। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है टीचर सेंट्रल एजुकेशन, जो कि पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है, हमारे आप जो चला आ रहा है वो है चाइल्ड सेंटर्ड, या इसको स्टूडेंट सेंटर कह सकते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन में जो है वो, अब बच्चा जो है वो क्या होगा, वो प्रमुख भूमिका में होगा, और टीचर जो है वो गौण भूमिका में होगा। जो बच्चा है उससे जो है वो क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासों को चलाया जाएगा, चलाया जाता है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन में ये होगा कि जो बच्चे हैं उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाएगा, और उसके मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद क्या उसकी जो वो क्या चाहता है, किस प्रकार से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, कैसे वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट से पूछी जाएंगी। ठीक है ना, या उनसे एक तरह से उनका भी जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा क्लास में। ठीक है, तो ये जो होता है इंस्ट्रक्शन वो होता है आपका स्टूडेंट सेंटर इंस्ट्रक्शन, जिसमें जो टीचर है वो तो एक केवल और केवल किसकी भूमिका निभाता है, सहायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए टीचर को आज के समय में जो है वो क्या माना जाता है, वो अब टीचर वो जमाने का टीचर नहीं रहा, अब टीचर है फैसिलिटेटर, जो बच्चे को क्या करे, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, उसको एक सहायता दे, बस समझिए, उसको स्केप होल्डिंग प्रोवाइड करे, बस इतना ही टीचर का काम है, ना कि वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। वो अब वो टीचिंग जमाना जा चुका है। ठीक है, तो हमें आज के हिसाब से ही अब इंस्ट्रक्शन को लेके चलना है। ठीक है, तीसरे प्रकार का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपके ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें जो है वो बच्चा जो है टीचर क्या करते हैं, बच्चों को अलग अलग समूहों में बांट देता है,
और प्रत्येक समूह को जो है वो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उसी हिसाब से कक्षा में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप सेंटर्ड में क्या होता है, ग्रुप बनाकर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रक्शन के प्रकार। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि शिक्षण तकनीक या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूछा जाता है वो टीचिंग टेक्निक, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्निक। ठीक है, तो जो टीचिंग टेक्निक है इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है वो है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, इस विधि किंडरगार्टन जो विधि है, किंडरगार्टन जो टेक्निक है, इसके जो जन्मदाता है वो जर्मनी के फ्रोवेल नाम के जो मनोवैज्ञानिक है वो इसके जन्मदाता है। ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि इसके जन्मदाता किंडरगार्टन की कौन है, फ्रोवेल। इन्होंने जो है वो कक्षा को क्या माना, एक बगीचे की तरह माना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो किंडरगार्टन है उसमें जो उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं उनको उनकी कक्षा को एक बगीचे की तरह माना और उनको बगीचे में खिले हुए फूलों की तरह माना। तो इसी के कारण जो है इन्होंने बोला कि इन छोटे बच्चों को हम सीधे सीधे नहीं पढ़ा सकते, इनको पढ़ाया जाएगा किस विधि से, खेल विधि से, खेल विधि। ठीक है ना, प्लेइंग मेथड, प्ले मेथड। और जो आज के समय में हमारे प्ले स्कूल चलते हैं तो इसी मेथड पर काम करते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, बच्चा खेल खेल में ही चीज़ें सीख जाए। ठीक है, उसके अंदर खेल खेल में ही एक तो सीख भी जाए वो चीज़ें, फिर उसके अंदर जो है वो एक सामाजिकरण भी उसका हो जाए, उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी हो जाए। ठीक है ना, उसका सामाजिक विकास भी हो जाए, उसका हर प्रकार के जो डेवलपमेंट इस माध्यम से होता है जो किंडरगार्टन में होता है। ठीक है, तो ये जो जन्मदाता है इसके जन्मी के प्रोग्राम है। वर्तमान समय में हमने देखा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अंतर्गत क्लास 2 तक हमें अब बच्चा क्या होगा, इसी मेथड से पढ़ाई करेगा, प्ले मेथड से। यानी कि जब वो क्लास 3rd में जाएगा तब जाके उसको बैग लेके जाना है, उससे पहले वो केवल और केवल क्या पढ़ेगा, कॉलेज में जाएगा, खेल खेलेगा, खेल खेल में वो चीज़ें सीखेगा। और उसके ऊपर ये क्या है, सही भी है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हम इतनी मोटी मोटी 4, 5, 8, 10 किताबें दे देते हैं, उसका बचपन एक तरह से हम उससे छीन लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अगर ये अपनाई जाती है किंडरगार्टन में छोटे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये है आपका किंडरगार्टन। दूसरी जो विधि है वो है हमारे पास परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि में जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, किलपैट्रिक के द्वारा दी गई। किलपैट्रिक, ये याद रखना। जो किलपैट्रिक हैं वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये विधि दी गई है। इन्होंने जो है सबसे पहले बताया कि हम क्या करें, अगर हमें बच्चों का अधिकतम लर्निंग करवाना है तो हम उन्हें परियोजना कार्य दें, क्लास में बच्चों को परियोजना कार्य दिया जाए, ताकि जो है वो प्रत्येक बच्चे की जो है वो भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या होता है कि भाई जो कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ करते ही नहीं और उनका काम है बस आओ खाओ सो और सीधे चले जाते हैं कॉलेज से। मतलब उनका दिन भर में उनका क्या नहीं होता, बच्चों का कोई भी उनका अपना पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका मतलब वो उनके अंदर वो नहीं सीख पाएंगे चीज़ों को। वो कब सीखेंगे, जब उनको परियोजना विधि से पढ़ाया जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे सामूहिक रूप से उस चीज़ को कर सकते हैं तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट मेथड अपना सकते हैं। उनको उस टॉपिक के ऊपर सपोज हमें उन्हें गोबर गैस के बारे में पढ़ाना है, बायोगैस के बारे में पढ़ाना है, या हमें उन्हें इस प्रकार से कोई चीज़ बतानी है जिसके ऊपर अच्छा सा प्रोजेक्ट बन सकता है, तो हम क्या करें, प्रोजेक्ट दें, 10-10 करके ग्रुप में बांट दें बच्चों को। उसमें क्या बात क्या होगा, बच्चों के अंदर एक समूह की भावना भी विकसित होगी और वो आपस में जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके आइडिया भी शेयर करेंगे एक दूसरे से, और क्या करेंगे,
चीज़ों को करेंगे और उसके बाद उनके अंदर कंपटीशन भी ये चीज़ आएगी कि कौन सा जो ग्रुप है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकता है। तो ये क्या हुआ, उनके अंदर कंपटीशन भी आया, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की और एक ग्रुप की भावना भी आई और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ गए क्योंकि वो काम को खुद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इस मेथड के फायदे होते हैं, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, डाल्टन मेथड। तो जो डाल्टन मेथड है ये आया है 1920 में, जो अमेरिका के डाल्टन शहर में, अमेरिका में एक डाल्टन शहर है, वहाँ पर जो है एक, वहाँ पर हेलेन पार्क, कुमारी हेलेना, मिस हेलेन पार्क ने 30 बच्चों पर यह विधि अपनाई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उनके पास 30 बच्चे थे मिस हेलेन पार्क के पास, और वो 30 स्टूडेंट्स जो है वो उनके ग्रुप को उन्होंने क्या किया, पढ़ाया 1920 में अमेरिका के डाल्टन शहर में, और उन 30 बच्चों का जो है वो आउटकम बहुत ही अच्छा रहा। अब उन्होंने उन 30 बच्चों के साथ कौन कौन सी विधियाँ अपनाई। एक तो सबसे पहले जो है उनको जो है उनके व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करने को दिया, या उसको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही प्रत्येक बच्चे को, तो उसको इंडिविजुअली उस पर ध्यान दिया। फिर उन्होंने जो है दूसरा इसमें क्या किया था, इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो है कि करके सीखना। करके सीखना, प्रत्येक बच्चे को जो है वो स्वयं कार्य देने करके करवाया गया। उसके बाद जो है बालक को जो है वो, प्रत्येक बच्चे को जो है वो एक उत्तरदायित्व सौंपा गया। समझिए, यानी कि उन बच्चों को कुल मिला के जो है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया गया। जो 30 बच्चे हैं, एक तो प्रत्येक बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनसे कार्य करवाया गया, दूसरा उनके जो है वो सीखने पर जोर दिया गया, कैसे कि वो खुद करके चीज़ों को सीखें। समझिए, उनके सामने हर चीज़ रख दी गई, प्रत्यक्षीकरण कर दिया गया और बोला गया कि आप करिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उन 30 बच्चों का जो है वो टीचर के साथ एक भावनात्मक संबंध भी जुड़ गया। तो तब देखा गया कि कैसे उन 30 बच्चों का जो आउटकम, जो कि ये बच्चे एक्चुअली में वैसे बच्चे थे जो मतलब क्या बोलते हैं वो स्लम साइड जिनको कहते हैं, उस प्रकार के बच्चे। और जब इस प्रकार से इनके ऊपर इन मैडम ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि इन बच्चों का जो आउटकम है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए इस विधि को जो है डाल्टन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के साथ काम किया। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी विधि। जो पेस्टालॉजी है वो उनका पूरा नाम है जॉन हेनरी पेस्टालॉजी। जॉन हेनरी पेस्टालॉजी। ठीक है, तो ये शिक्षण में मनोविज्ञान को लाने वाले हैं। ठीक है ना, का प्रयोग करने वाले पहले मनोविज्ञान, यानी मतलब इन्होंने ही क्या किया कि जो टीचिंग है उसमें कैसे हम जो है वो साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ किस प्रकार से टीचिंग जो है वो जुड़ सकती है, इसके बारे में बताया।
और वो क्या था, साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि हम बच्चे का क्या करेंगे, उसकी आयु के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार कार्य, यानी बच्चे को उसकी एज के अनुसार ही कार्य दिया जाएगा और उतना ही दिया जाएगा जितना कि वो समझ सकता है। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक क्या होता है, बच्चे को उसको कार्य के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो उसकी एज के अकॉर्डिंग कार्य किया जाए, दूसरा उसको जो है वो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाए, यानी कि बच्चा जो है वो स्वयं से उसकी कितनी क्षमताएं हैं, वो कर पाता है, उसकी अपनी जो है उसकी एबिलिटीज़ हैं कि नहीं है, वो चीज़ का ध्यान रखा जाए, ठीक है। और तीसरा जो है वो बच्चे की जो है वो भागीदारी सुनिश्चित की जाए कि बच्चा जो है वो स्वयं से एक्टिव होकर उस काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और चौथा, बच्चे का जो है वो प्रश्न पूछने का अधिकार हो, अगर उसे कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मनोवैज्ञानिक तरीके, तो ये इन्होंने अपनाए जॉन हेनरी पेस्टरोजी, ठीक है ना। तो ये है आपके पेस्टरोलॉजी विधि। नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो है, के बारे में मैं आपको क्या बताऊँगा, वो तो मैं आपको रोज ही बता रहा हूँ, वो है व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड। तो जो बड़े लेवल पर बड़ी क्लासेस होते हैं, बड़े बच्चों की क्लासेस, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग, यानी कि जो हायर सेकेंडरी और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर, वहाँ पर जो है वो लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया जाता है। लेक्चर मेथड या व्याख्यान मेथड में जो है वो किसी भी विषय वस्तु के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया जाता है और उसके माध्यम से टीचर को समझाया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है। तो उसमें बड़े स्तर पर जो व्याख्यान मेथड का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि बच्चे का जो है वो दिमाग का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इतना हो चुका होता है कि वो क्या कर सकता है, लॉन्ग टाइम तक जो चीज़ें हैं वो अमूर्त चीज़ें हैं उनके बारे में सोच सकता है, उनको दिमाग में रख सकता है। इसीलिए वहाँ पर लेक्चर विधि या व्याख्यान मेथड काम करता है, ठीक है ना। तो वो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो विधि है वो है अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। ये जो मेथड है भाई, ये इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक जो मेथड है वो दिया गया है आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। जो ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि है, ये कहता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मैं खोज करता हूँ, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मैं खोज करता हूँ, यानी कि जो है वो बच्चे को क्या किया जाए, एक खोजकर्ता माना जाए और बच्चे को निरीक्षण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा स्वयं जो है वो समस्या को उसके सामने रखा जाए और उनको स्वयं उसका निरीक्षण करने, उसके संबंध में आंकड़े निकालने और उसके बारे में प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने का पूरा अधिकार दिया जाए। तो ये इस विधि में किया जाता है, अन्वेषण विधि में, जहाँ पर जो है वो किसी भी विषय से या विषय वस्तु से संबंधित जो चीज़ है उसको एज ए प्रॉब्लम जो है हमारे सामने लाया जाता है और फिर कहा जाता है कि चलिए इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। तो चाहे तो वो इंडिविजुअली बच्चों को दिया जाता है या ग्रुप में बच्चों को बांटकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है, ठीक है। और उसके माध्यम से बच्चा उस चीज़ को सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो ये होती है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि, खोज विधि, जिसमें निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा बच्चा स्वयं जो है निष्कर्ष निकालता है, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास दो विधियाँ हैं लास्ट में और इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको अभी उसमें भी बता चुका हूँ टीचिंग के एस्पेक्ट्स में, जिसमें पहला है इम्पोर्टेंट, वो है इंडक्टिव टू डिडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव टू इंडक्टिव, ठीक है ना। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इंडक्टिव टू डिडक्टिव में हमें याद रखना है आगमन से निगमन, इसका मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले उदाहरण देना है, फिर नियम की तरफ जाना है। और यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले
बच्चे को नियम बताना है, फिर उसके संबंध में उदाहरण देना है। ठीक है, तो ये जो दो विधियाँ हैं, ये इसके बारे में क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना है। अब ये हर जगह एक जैसे इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब मैथ्स है, उसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट बच्चे को सीधे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, बल्कि हमें क्या बताना होगा, उससे पहले कुछ नियम तो बताना पड़ेगा ना बच्चे को। यानी कि हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग इक्वल टू आधार प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये जो हमारा नियम जो हमने बता दिया, हमने किसी फॉर्मूला जो है वो साधारण ब्याज का बता दिया, फिर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर ये होता है। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये जब हम उसको एक बता देंगे नियम या फॉर्मूला, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वहाँ पर तो यही मेथड सही है ना, वे डिडक्टिव टू इंडक्टिव। लेकिन जहाँ पर हम जैसे लाइफ साइंसेज या साइंस के अंतर्गत हम किसी घटना का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, हम जैसे हम बात कर रहे हैं अपवर्तन की, तो हम बजाय अपवर्तन की परिभाषा देने की हम क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित कोई एग्जाम्पल दे दें। फिर हम उस एग्जाम्पल को जब बच्चे को बताएंगे तो बच्चा उसको रिलेट कर लेगा पहले, फिर हम उसको नियम बताएं कि भाई सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो तब बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये दो मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव और डिडक्टिव टू इंडक्टिव। आप इसमें कंफ्यूजन मत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है मेथड्स हैं आपके, ये हो गए, ये दोनों मेथड हो गया। ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसका किंडरगार्टन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको वो सारे मेथड्स जो हैं वो याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के लिए मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज जो है वो सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको मैंने अफेजिया के बारे में बताया, भाषा के संबंध में क्या होता था, भाषा के संबंध में, या जो है वो या कम्युनिकेशन के संबंध में दिक्कत थी। उसके बाद मैंने आपको डिसलेक्सिया मैंने बताया कि पढ़ने के संबंध में, ठीक है, या लिखने पढ़ने के संबंध में। ठीक है, फिर मैंने बताया अप्रेक्सिया की, जो क्या होता है, किसी भी प्रकार की मेंटल दिमाग में जो अग्रभाग होता है उसमें कोई दिक्कत है तो उससे हमें जो है वो मोटर कौशल जो है उनमें दिक्कत आ जाती है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको नेक्स्ट वो है डिस्ग्राफिया। तो ग्राफिया से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये लिखने से संबंधित या चित्र बनाने से संबंधित हो सकता है। ठीक है ना, फिर हमें डिसकैलकुलिया मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली जो अंकगणित है उसमें दिक्कत बच्चे को आती है। फिर डिस्थीमिया में मैंने आपको बताया था कि बच्चे को क्या होता है, गंभीर किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। फिर जो डिस्मॉर्फिया है उसमें बच्चा जो है वो अपने ही अंगों को दूसरों से कंपेयर करके किसी भी प्रकार के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात की आप शिक्षण की, शिक्षण में मैंने आपको डिफरेंट उसके एस्पेक्ट बताया, किस प्रकार से हमें बच्चे को ध्यान देकर उससे पढ़ाना चाहिए, उस पर किस प्रकार की चीज़ें जो है हमें लेके क्लास में चलनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने माइक्रो टीचिंग के आपको पूरा एक चक्र बता के बताया। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हमारे दिए जाते हैं, और लास्ट में मैंने टीचिंग टेक्निक्स की बात। ठीक है, तो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो DSSB जो एग्ज़ाम्स होते हैं या KVS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो 20 मार्क्स का आता है उसमें टीचिंग टेक्निक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, ना केवल CTET बल्कि सारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है और अच्छे से सुननी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बने रहिए, आने वाले टाइम में क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।